Dolo, double comparison. This Hugh Yuhav is extremely cruel. Chapter 51 free web novel. बीबी डांग, वह सचमुच समानांतर दुनिया का हुआ युहाव है। इस तरह की चाल उसे बेवकूफ नहीं बना सकती। कियान रैंक्स्यू, हाँ, उनका विचार सही है। इस दुनिया में कोई पूर्ण व्यक्ति कैसे हो सकता है? मनुष्यों में सुख, क्रोध, दुख और आनंद होता है। मनुष्यों में लोभ, क्रोध, अज्ञान और घृणा होती है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण हो सकता है तो संभवतः उसने अपनी मानवता खो दी है। समानांतर दुनिया से ह्यू युहाव के विचारों को स्क्रीन पर देखने के बाद कियान रैंक्स्यू और बीबी डांग की आंखें चमक उठी और उन्होंने उसकी जमकर प्रशंसा की। विभिन्न लोकों के बीच स्थित आत्मा गुरुओं के समूह ने भी अचानक ज्ञानोदय के लक्षण प्रदर्शित किए। हालांकि वे पहले भी टैंग सन का असली चेहरा देख चुके थे और जानते थे कि ये सब बातें झूठी हैं, फिर भी वास्तव में वे उस सच्चाई को नहीं समझ पाए जो ह्यू युहाव ने अभी अभी बताई थी। इसीलिए वे पहले उन मनगढ़ंत बातों से धोखा खा गए थे। लेकिन अब स्थिति अलग है। समानांतर दुनिया में ह्यू युहाव के विचारों को स्क्रीन पर देखने के बाद वे समझ गए। इसलिए जब उन्होंने स्क्रीन पर ह्यू युहाव को देखा तो उनकी आंखों में थोड़ी प्रशंसा और भावुकता झलकने लगी। बेशक प्रशंसा तो उनके अभी के विचारों के लिए थी। जहां तक भावनाओं की बात है, उनमें से किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि वयस्क होने के नाते उन्हें एक और बच्चे द्वारा पढ़ाया जाएगा। इसलिए वे स्वाभाविक रूप से बहुत भावुक थे। लेकिन वैसे भी इस घटना के कारण समानांतर दुनिया में आत्मा स्वामी लोगों के बीच ह्यू युहाव की प्रतिष्ठा में सुधार हुआ। अब न केवल मूल समय और स्थान में ह्यू युहाव, बल्कि कई युवा आत्मा गुरु भी उनकी प्रशंसा करने और उन्हें जीवन में एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में मानने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। बिल्कुल, टैंग सन ऐसा बिल्कुल नहीं देखना चाहता। वह जितना ज्यादा इस पर गौर करता है उतना ही उसे लगता है कि समानांतर दुनिया में मौजूद ह्यू युहाव से निपटना मुश्किल है। तो इस समय उसे सिरदर्द हो रहा है। और तस्वीर में चौक से निकलने के बाद ह्यू युहाव तेजी से छात्रावास भवन की ओर चल पड़ा। वह बहुत तेज था और छात्रावास भवन और चौक के बीच की दूरी बहुत अधिक नहीं थी, इसलिए उसे छात्रावास भवन तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह सीधे छात्रावास भवन में गया और फिर जल्दी से उस छात्रावास की तलाश करने लगा जहां वह रहता था। उसे अपना छात्रावास ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा और फिर वही दृश्य दोहराया गया जो मूल समय और स्थान पर हुआ था। छात्रावास पहुंचने के बाद ह्यू युहाव ने सबसे पहले एक साधारण सफाई की, लेकिन कुछ ही देर बाद वैंग डांग अंदर आई। उसने ह्यू युहाव से घमंडी लहजे में कहा, तुम भी इसी छात्रावास में हो, है ना? तुमने छात्रावास की इतनी अच्छी तरह सफाई की है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ समय के लिए अपने साथ रहने की अनुमति देता हूँ। लेकिन आपको कुछ नियम याद रखने होंगे। सबसे पहले, आपको किसी को भी यूं ही छात्रावास में वापस लाने की अनुमति नहीं है। दूसरा, आपको छात्रावास में नग्न रहने और दूसरों को परेशान करने की अनुमति नहीं है। तीसरा, आपको रात को सोते समय खर्राटे लेने की अनुमति नहीं है। चौथा, मुझे परेशान मत करो। पांचवी बात, अब से छात्रावास की सफाई की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, लेकिन मेरे बिस्तर को मत छूना, समझे? जूसी के तुम्हें क्या लगता है समानांतर दुनिया में ह्यू युहाव क्या करेगा? के कहना मुश्किल है, लेकिन अंत में वैंग डांग को ही भुगतना पड़ेगा। आखिरकार इस समानांतर दुनिया में ह्यू युहाव हमारी दुनिया के युहाव से अलग है। जूसी, बिल्कुल सही। मुझे बस यह नहीं पता कि वह इससे कैसे निपटेगा। जूसी के चेहरे पर जिज्ञासा के भाव स्पष्ट थे। वही दृश्य दोबारा होते देख वह देखना चाहती थी कि समानांतर दुनिया में ह्यू युहाव क्या विकल्प चुनेगा। सच कहूं तो उसे हाल ही में पता चला कि ह्यू युहाव का दुश्मन ड्यूक व्हाइट टाइगर भी था, इसलिए वह समानांतर दुनिया में ह्यू युहाव से मिलने के लिए उत्सुक थी। अपनी काबिलियत से वह भविष्य में उसे बदला लेने में मदद कर पाएगा, है ना? इस तरह उसे जू टियानरान की मदद पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने दोबारा स्क्रीन की तरफ देखा। इस समय तस्वीर में वैंग डांग की बातें सुनने के बाद ह्यू युहाव ने कोई क्रोध नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने वैंग डांग को अर्थपूर्ण ढंग से देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है टिल्डा। ये सुनकर वैंग डांग ने थोड़ा घमंडी लहजे में कहा, तुम बहुत होशियार हो। वह मुड़कर जाने ही वाली थी कि अगले ही पल ह्यू युहाव ने फिर से बोलना शुरू कर दिया, लेकिन इसके लिए आपके पास पर्याप्त शक्ति होनी चाहिए। ह्यू युहाव ने वैंग डांग से कहा, डोलो कॉन्टिनेंट का अस्तित्व का नियम हमेशा से जंगल का कानून रहा है और सबसे योग्य ही जीवित रहता है। इसलिए मैं तुम्हें इतनी सच्चाई नहीं बताना चाहता, क्योंकि तुम्हें इस तरह का मालिक सेवक संबंध पसंद है। तो ठीक है टिल्डर, जब तक तुम मुझे हरा सकती हो
तब तक मैं जो भी कहूँ तुम वही करोगी। ये सुनकर वैंग डांग ने नाक सिकुड़ी। क्या आपको यकीन है? ह्यू युहाव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। मुझे पूरा यकीन है, लेकिन शर्त लगाने में बराबर दांव लगाना पड़ता है। अगर आप हार जाती हैं तो आपको वही करना होगा जो आपने अभी कहा। वैंग डांग ने तिरस्कार से अपने होंठ सिकुड़े। क्या मैं हार जाऊंगी? उसने ठंडी आवाज में कहा, अगर मैं हार गई तो मैं तुम्हारी गुलाम बन जाऊंगी। तुम जो चाहोगे मैं वही करूंगी। ह्यू युहाव ने अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान दिखाते हुए कहा, ओह, तो फिर तुम्हें पछतावा करने की इजाजत नहीं है। वैंग डांग ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मैं हमेशा अपना वादा निभाता हूँ। अपना वाक्य पूरा करने के बाद वह सीधे बाहर चली गई। और तलों के बीच के अंतराल में वैंग क्यूआ पहले से ही खुश हो रही थी। उसने ठंडे लहजे में कहा, लगता है कोई गुलाम बनने वाला है। जो सनशी, वाह डोंग, क्या तुम लोग समानांतर दुनिया में इतना बड़ा खेल खेल रहे हो? गुलाम और मालिक का खेल तो बहुत ही रोमांचक है। क्या समय आने पर तुम युहाव को मालिक कहोगी और नौकरानी का वेश धारण करोगी? शर्म से वैंग डोंगल के गाल लाल हो गए और उसने गुस्से में जो संशी के हाथ पर घूंसा मारा। इससे पहले कि जो संशी दर्द से चीख पाता, जिंग नानन ने उसे फिर से जोर से चुटकी काटी। बकवास मत करो। जो संशी ने ईमानदारी से चुप्पी साध ली, लेकिन वैंग डोंगल उस समय बेहद घबरा गई। उसने चेहरे पर चिंता का भाव लिए स्क्रीन की ओर देखा, लेकिन अचानक उसने पाया कि बगल में खड़े ह्यू युहाव की निगाहें भी थोड़ी अजीब हो गई थीं। युहाव, तुम कुछ बुरा तो नहीं सोच रहे हो ना? ह्यू युहाव ने अफसोस जताते हुए कहा, समानांतर दुनिया में मौजूद मैं तो बहुत समझदार हूँ। मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? अगर मैं जीत जाता तो कितना मजा आता। वैंग डोंगल लगभग गुस्से में थी। जो सनशी, देखो तो सही, तुमने युहाव को बुरी बातें सिखा दी हैं। ह्यू युहाव ने बेजान हंसी हंसते हुए कहा, डोंग, तुम मजाक कर रहे हो, चलो देखना जारी रखते हैं। मुझे आश्चर्य है कि समानांतर दुनिया में जीतने के बाद मैं क्या करूंगा। इस अध्याय का अंत। डोलो डबल कंपैरिजन, दिस ह्यू युहाव इज एक्सट्रीमली क्रूर, चैप्टर 52 फ्री वेब नॉवल। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। ह्यू युहाव की बात सुनकर वैंग डोंगल ने नाक सिकुड़ी। उसने अपनी बाहें मोड़ी, अपना सिर उठाया और फिर से स्क्रीन की ओर देखा। इस समय स्क्रीन पर क्या ऐसा है? तो चलिए चलते हैं। ह्यू युहाव के चेहरे पर भी एक चंचल मुस्कान थी। वह एक ही स्थान पर ज्यादा देर तक नहीं रुका, बल्कि वैंग डांग के पीछे पीछे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ गया। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वह लगातार अपने सामने वैंग डांग को देख रहा था और उसकी आंखों में एक अर्थपूर्ण भाव दिखाई दे रहा था। छात्रावास से बाहर निकलने के बाद उन्हें आखिरकार एक खुली जगह मिल गई। ये जगह न केवल बहुत विशाल थी, बल्कि उन्हें परेशान करने वाला भी कोई नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अभी भी घास का मैदान है। अगर वे यहाँ अभ्यास करते हैं और गलती से गिर जाते हैं तो उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगेगी। इसलिए ह्यू युहाव और वैंग डांग ने इस स्थान को प्रतियोगिता स्थल के रूप में निर्धारित करने का निर्णय लिया। ह्यू युहाव और वैंग डांग ने पहले एक दूसरे से दूरी बना ली। तब ह्यू युहाव ने पहल करते हुए बात शुरू की और वैंग डांग की ओर हल्के से मुस्कुराए। वैंग डांग, मेरी सलाह है कि तुम पूरी ताकत लगा दो, अन्यथा आप बुरी तरह हार सकते हैं टिल्ड। लेकिन वैंग डांग ने तिरस्कारपूर्वक नाक सिकुड़ी और अत्यंत अहंकारी ढंग से अपना सिर ऊपर उठाया। उसने कहा, शेखी बघार रही हो। इस दृश्य को देखकर विमानों के बीच की खाई में मौजूद ह्यू युहाव हंसने लगा। डोंग, मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि तुम बचपन में कितने घमंडी थे। अहंकारी और घमंडी कितना दिलचस्प है। ये सुनकर वैंग डोंग ने भौहें चढ़ा लीं। उसने ह्यू युहाव को घूंसा मारा और कहा, क्या तुम्हें बचपन में कोई परेशानी नहीं हुई थी? क्या तुम भी लगभग वैसे ही नहीं हो? अचानक वातावरण में खुशी की लहर दौड़ गई। इसी दौरान सीओ सीओ ने भी बोलना शुरू किया। उसने स्क्रीन पर एक नज़र डाली और कहा, लेकिन डोंग, तुम समानांतर दुनिया में ह्यू युहाव को नहीं हरा सकती, है ना? वैंग डोंग ने असंतुष्ट होकर उत्तर दिया, वह तो बिल्कुल ही विकृत मानसिकता वाला है। उसके बराबर के स्तर पर उसे कौन हरा सकता है? सीओ सीओ ने सहमति में सिर हिलाया। सचमुच समानांतर दुनिया में युहाव कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली है। लेकिन उसने तुरंत कहा, लेकिन क्या ये तुम्हारा अंत नहीं होगा डोंग? क्या तुम उसके गुलाम नहीं बन जाओगी? या तुम धोखा देने वाले हो? वैंग डोंग का सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह अपने चरित्र को सबसे अच्छी तरह जानती थी और वह कभी धोखा नहीं देगी, क्योंकि यह गरिमा का मामला था।
लेकिन अगर ऐसा होता तो हारने के बाद वह समानांतर दुनिया में ह्यू युहाव की गुलाम बन जाती। वैंग डोंगर, जो अब एक वयस्क महिला थी, बहुत कुछ जानती थी और उसने तुरंत गुलामों और मालिकों के साथ साथ खेलने के कुछ थोड़े विकृत तरीकों के बारे में सोचा। इसलिए वैंग डोंगर के गाल अचानक और भी ज्यादा गर्म हो गए। वह खुद को रोक नहीं पाए और फिर से ह्यू युहाव के पैर पर चढ़ गई और उस पर थूकते हुए बोली, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम बहुत छोटे हो और सीखते नहीं हो। ह्यू युहाव का चेहरा मासूमियत से भरा हुआ था। उस समय तस्वीर में ह्यू युहाव और वैंग डांग के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी। वैंग डांग ने ह्यू युहाव की सलाह नहीं मानी। वह अपने चेहरे पर गर्व का भाव लिए हुए आगे बढ़ी, जमीन पर लात मारी और तेजी से ह्यू युहाव के सामने आकर उसे सीधे घूंसा मारा। लेकिन ह्यू युहाव कोई धक्का देने वाला नहीं था। वैंग डांग के मुक्के का सामना करते हुए उसने बड़ी आसानी से उसे चकमा दिया और बेहद शांत दिख रहा था। उसने झट से 2 मुक्के और एक लात मारी, वैंग डांग के कमजोर बिंदुओं पर सटीक प्रहार किया और उसे एक घुटने पर गिरा दिया। ह्यू युहाव ने बेबसी से कहा, देखा, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बता दिया था कि अगर तुम पूरी ताकत नहीं लगाओगी तो बुरी तरह हार जाओगी। या तुम मेरे गुलाम बनना चाहती हो? वैंग डांग तुरंत गुस्से से भड़क उठी और चिल्लाई, बकवास। मैं अभी तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, अब असली खेल शुरू होता है। हालांकि वह सख्त थी, लेकिन उसके कार्य अलग थे, क्योंकि वह पहले से ही जानती थी कि ह्यू युहाव शक्तिशाली था। इसलिए इस समय वैंग डांग ने भी सीधे अपनी मार्शल सोल को आमंत्रित किया। अचानक वैंग डोंगर के पीछे से तितली के विशाल पंखों की एक जोड़ी निकल आई। जैसे ही पंख प्रकट हुए, वैंग डोंगर के शरीर से एक उज्ज्वल और पवित्र आभा निकली, जिससे वह पवित्रता का भाव बिखेरने लगी। ह्यू युहाव ने भी वैंग डांग को ध्यान से देखा। अचानक उसके होठों पर मुस्कान आ गई और फिर उसने मन ही मन कहा, टस्क 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 लाइट गॉडेस बटरफ्लाई। तो बस यही बात है, यह मेरे लिए अप्रत्याशित है। ये दृश्य देखने के बाद सियो सियो ने फिर से बोलना शुरू किया। सियो सियो, मुझे अचानक ऐसा क्यों लग रहा है कि युहाव इतनी अजीब तरह से हंस रहा है? जो संशी, क्योंकि लोगों ने डोंगर का लिंग पहले ही देख लिया है। ह्यू युहाव, इतनी जल्दी? जो संशी, छोटे भाई, सच कहूं तो आपको आत्मा स्वामी सिद्धांत और मार्शल सोल ज्ञान में सुधार करने की आवश्यकता है। जब बीबी और मैंने इस लाइट गॉडेस बटरफ्लाई को देखा तो हमें पहली ही नज़र में पता चल गया कि डोंगर एक लड़की है। आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अभी भी अंधेरे में रखा गया है। ह्यू युहाव, आह, क्या ऐसा है? बीबी, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। छोटे भाई, आपके तीसरे भाई और मैंने सुबह सबसे पहले इस मामले को देखा था, लेकिन हमने इसे उजागर नहीं किया। ह्यू युहाव का चेहरा काली रेखाओं से भरा हुआ था, लेकिन जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे कुछ गड़बड़ लगी। ये तो सबको पता था कि डोंगर हार जाएगी, फिर वह समानांतर दुनिया में ह्यू युहाव की गुलाम बन जाएगी, और समानांतर दुनिया में रहने वाली ह्यू युहाव जानती थी कि वह एक महिला है। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि उस समय युवा लोग गुस्सैल स्वभाव के होंगे? ये सोचकर ह्यू युहाव को अचानक थोड़ी ईर्ष्या महसूस हुई। अगर उसे पहले ही पता होता कि डोंगर एक महिला है, तो उसे किशोरावस्था के दौरान समस्या को हल करने के लिए अपने हाथों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। तुम फिर से बुरी बातें सोच रहे हो। वैंग डोंगर ने ह्यू युहाव पर फिर से प्रहार किया। फिर वे तस्वीर को देखते रहे। इस समय तस्वीर में लाइट गॉडेस बटरफ्लाई का उपयोग करने के बाद वैंग डांग ने फिर कभी दया नहीं दिखाई। उसने अपने नीले पंख लहराए और उसका शरीर ऊपर उठ गया। तभी वैंग डांग के पैरों के नीचे से 2 आत्मा के छल्ले निकले, एक पीला और एक बैंगनी। दोनों आत्मा के छल्लों में से पहला छल्ला चकाचौंध भरी रोशनी से जगमगा उठा। अचानक वैंग डांग की आभा में जबरदस्त उछाल आया। वह प्रकाश की धारा की तरह ह्यू युहाव की ओर दौड़ी। उसने अपनी पहली आत्मा कौशल विंग साइड ब्लेड का इस्तेमाल किया। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और 2 तलवारों से ह्यू युहाव की ओर वार किया, लेकिन ह्यू युहाव ने आसानी से इसे चकमा दे दिया। उसी समय उसने तेजी से अपने दाहिने हाथ में शक्ति एकत्रित की और फिर एक साधारण लेकिन शक्तिशाली मुक्के से आगे की ओर प्रहार किया। ह्यू युहाव के एक मुक्के से वैंग डांग वहीं पर गिर पड़ा। कुछ ही दूरी पर म्यूएन, जो चुपके से उन दोनों को देख रही थी, वह भी अवाक रह गई। वह ये कहने से खुद को रोक नहीं सका, क्या ये स्वयं निर्मित आत्मिक कौशल है? डोलो डबल कंपैरिजन, दिस ह्यू युहाव इज एक्सट्रीमली क्रूर। चैप्टर 53 फ्री वेब नॉवल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह बच्चा इतनी कम उम्र में अपनी आत्मा को अभिव्यक्त करने की क्षमता सीख लेगा।
यह एक ऐसा कौशल है जिसे अनगिनत आत्मा गुरु भी हासिल नहीं कर सकते, और उसकी आत्मिक शक्ति का स्तर भी कम नहीं है। ऐसा लगता है कि इस बार हमारे श्रेक अकादमी में एक बहुत ही खास छोटा राक्षस आया है। मूल समय और स्थान की तरह म्यूएन, ह्यू युहाव और वैंग डान के बीच की पूरी लड़ाई देख रहा था। क्योंकि वह पास ही धूप सेक रहा था और उसने दो नौसिखियों को प्रतिस्पर्धा करते देखा, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह देखना चाहता था। लेकिन उन्हें अभी अभी इस दृश्य को देखने की उम्मीद नहीं थी। इस समय म्यूएन सचमुच हैरान रह गई। वह ह्यू युहाव को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। ऐसा भाव कई वर्षों से उसके चेहरे पर नहीं दिखा था। दूसरी ओर विमान की दरार में स्वयं निर्मित यह आत्मिक कौशल अद्भुत है। इस दृश्य को देखकर आत्मा के स्वामी भी स्तब्ध रह गए। स्क्रीन प्लेबैक के दौरान कुछ महत्वहीन चित्रों को सीधे तौर पर छोड़ दिया गया था, इसलिए उन्हें पहले यह नहीं पता था कि समानांतर ह्यू युहाव की स्वनिर्मित आत्मा क्षमताएं कैसी थीं। लेकिन अब उसने जिस तरह का प्रभाव दिखाया है, उसे देखते हुए इस कदम का परिणाम वास्तव में प्रभावशाली था, और वह इतनी कम उम्र में ही इतनी शक्तिशाली आत्मिक क्षमता विकसित कर सका। फिर समानांतर दुनिया में ह्यू युहाव की क्षमताओं और प्रतिभाओं को ध्यान में रखते हुए यह अत्यधिक संभावना थी कि वह भविष्य में और भी अधिक शक्तिशाली स्वनिर्मित आत्मा कौशल बनाने में सक्षम होगा। इसलिए ये सोचने के बाद सभी आत्मा स्वामी समानांतर लोक में ह्यू युहाव को और भी अधिक प्रशंसा की दृष्टि से देखने लगे। उस समय वैंग डांग थोड़ा अचंभित रह गया। यद्यपि वह अभी भी युवा थी, फिर भी उसे वह ज्ञान था जो उसे होना चाहिए था। जब कोई आत्मा स्वामी आत्मा कौशल का उपयोग करता है, तो एक चीज जिसे टाला नहीं जा सकता वह है आत्मा के छल्ले का चमकना। जब तक आप आत्मा कौशल का उपयोग करते हैं, चाहे आप किसी भी स्तर के आत्मा मास्टर हों, आप अपनी आत्मा की अंगूठी को चमकने से नहीं रोक सकते। लेकिन ह्यू युहाव ने अभी अभी आत्मा के छल्ले तो छोड़ो, उसने तो अपनी मार्शल सोल को भी नहीं बुलाया। इसलिए वैंग डान को यकीन था कि उसने जो इस्तेमाल किया था वह कोई आत्म कौशल नहीं था, लेकिन ये स्वयं निर्मित आत्मिक कौशल है। ये सोचकर वैंग डान के चेहरे पर भी कुछ हैरानी के भाव दिखाई दिए। आखिरकार उसने स्वनिर्मित आत्मिक कौशल के बारे में सुना था और उसने खुद भी उन्हें बनाने की कोशिश की थी, लेकिन कई प्रयासों के बाद भी वह खाली हाथ लौटी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने खड़ा ह्यू युहाव इसमें महारत हासिल कर सकता है। इसलिए वैंग डांग ने ह्यू युहाव से पूछे बिना नहीं रह सका, रुको, क्या ये स्वयं द्वारा निर्मित आत्मा कौशल है? ह्यू युहाव मुस्कुराए और बोली, हाँ। वैंग डांग ने फिर से ह्यू युहाव से पूछा, नाम क्या है? ह्यू युहाव ने वैंग डांग से कहा, भेदनशील मुट्ठी। वैंग डांग ने विचारशील भाव दिखाया, लेकिन जैसे जैसे वह ह्यू युहाव को देखती रही, उसके चेहरे पर गहरा सम्मान और पहचान के भाव उभर आए। ये स्पष्ट था कि ह्यू युहाव ने वह काम पूरा कर लिया था जो वह नहीं कर पाई थी और वैंग डांग को पूरी तरह से मना लिया था, जिससे वह उसे दिल से पहचानने लगी थी। इसलिए वैंग डांग ने गंभीर चेहरे के साथ जल्दी से ह्यू युहाव से कहा, तुम बहुत ताकतवर हो, तो अब अगली बार मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। ध्यान से। ह्यू युहाव मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने अपनी आत्मा की अंगूठियों को बुलाया और अपनी पहली आत्मा कौशल का उपयोग करके अपनी दोनों आत्मा की अंगूठियों की उपस्थिति को छिपा लिया। इस चाल का पता चलने पर म्यूएन हंसे बिना नहीं रह सकी, ये छोटा लड़का बड़ा चालाक है। इस तरह सामने वाला छोटा आदमी उसके बारे में जानकारी नहीं जान पाएगा। हालांकि वैंग डान को यह नहीं पता था कि ह्यू युहाव ने इस समय अपनी आत्मा की अंगूठियों को बुला लिया था। गिरने के बाद उसने जोर से नाक सिकुड़ी। हाँ, तभी उसके पैरों के नीचे स्थित बैंगनी आत्मा का घेरा तुरंत चमक उठा। वैंग डांग ने अपने नीले पंख फिर से लहराए, लेकिन इस बार उसने पिछली बार की तरह ह्यू युहाव से दूरी कम नहीं की। इसके बजाय वो ऊंची उठी और उससे दूरी बना ली। वैंग डांग के पीछे पंखों की एक जोड़ी से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। ये सुनहरी रोशनी उसके पंखों पर ऐसे तैर रही थी मानो वे जीवित हों, और अंततः अत्यंत स्पष्ट सुनहरी रोशनी के पैटर्न में बदल गईं। यह आ रहा है। वैंग डांग ने ह्यू युहाव को एक बार फिर चेतावनी दी। फिर वैंग डांग के पंखों पर बने सुनहरे प्रकाश के पैटर्न से सीधे सुनहरे प्रकाश के गोले निकले। उन्होंने सामने खड़े ह्यू युहाव की ओर जोरदार हमला किया। जब सुनहरी रोशनी के गोले ह्यू युहाव के आसपास गिरे, तो तुरंत एक विस्फोट हो गया। जमीन से धूल का एक घना बादल उठा, जिससे वैंग डांग एक पल के लिए ह्यू युहाव को देख नहीं पाया। लेकिन म्यूएन ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से देखा। उसने अपनी नीली आंखों से देखा कि उसी क्षण ह्यू युहाव का शरीर अचानक गायब हो गया। हालांकि म्यूएन ने अगले ही पल अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके ह्यू युहाव की स्थिति का पता लगा लिया।
ह्यू युहाव की पहली आत्मा कौशल के विशिष्ट प्रभाव का पता चलने के बाद म्यू एनवी थोड़ा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। इस नन्हे जीव का पहला आत्मिक कौशल एक जादुई कौशल है। यदि उसका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हो जिसकी मानसिक शक्ति उससे कम हो, तो उससे निपटने का कोई तरीका नहीं होगा। किसका बच्चा इतना शक्तिशाली है? वैंग डान कुछ देर हवा में ही रहा। वह तुरंत जमीन पर वापस नहीं लौटी बल्कि धूल के बैठने का इंतजार करती रही। अंत में उसे पता चला कि ह्यू युहाव जा चुका था। क्या हो रहा है? वह कहाँ है? क्या मैंने उसे राख में बदल दिया? ये सोचकर वैंग डान घबरा गया। हालांकि वह अभिमानी और थोड़ी घमंडी थी, फिर भी स्वभाव से दयालु थी। इसलिए जब उसे ह्यू युहाव का शरीर दिखना बंद हो गया, तो उसे सचमुच डर लगने लगा कि ह्यू युहाव उसके द्वारा राख में बदल गया होगा। तो वह जल्दी से नीचे आए और चिल्लाए, ह्यू युहाव, तुम कहाँ हो? सब खत्म हो गया, ये सब मेरी गलती है। युहाव। लेकिन अगले ही पल वैंग डान का शरीर थोड़ा अकड़ गया, क्योंकि उसे अचानक एक अजीब सा स्पर्श महसूस हुआ और फिर ह्यू युहाव की आकृति प्रकट हुई, जिसने उसे पीछे से जकड़ लिया और उसकी गर्दन दबा दी। वैंग डान ने पहले तो राहत की सांस ली, लेकिन जल्द ही उसे ह्यू युहाव की हंसी फिर से सुनाई दी। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी इस छोटी सी शरारत से मुझे क्या नुकसान हो सकता है? लेकिन अब आपको अपनी चिंता करनी चाहिए। अगर यह जीवन मरण की लड़ाई होती तो तुम अब तक मर चुके होते, है ना? क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी समय मार सकता हूँ, तो मुझे जीतना चाहिए था, है ना? ये सुनकर वैंग डान का चेहरा अचानक थोड़ा अनिश्चित हो गया, लेकिन वह ये भी समझती थी कि एक कहावत है, युद्ध में सब जायज है। और उसे सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से थी जो अपने वादे नहीं निभाते थे। स्वाभाविक रूप से वैंग डान वह व्यक्ति नहीं बनना चाहता था जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी। इसलिए भले ही उसे इस बारे में बेहद शर्म और असहजता महसूस हो रही थी और वह हार मान लेना चाहती थी, फिर भी उसने असहाय होकर ह्यू युहाव से कहा, मैं हार गया। समझौते के अनुसार आज से आप मेरे स्वामी हैं। डोलो, डबल कंपैरिजन, दिस युहाव इज एक्सट्रीमली क्रूल। चैप्टर 54। आवाज बंद होते ही वैंग डान का छोटा सा चेहरा अचानक थोड़ा शर्मिंदा हो गया। आखिरकार वह अभी भी एक छोटी लड़की थी, इसलिए इस समय जब उसने अपने समकक्ष ह्यू युहाव को गुरुजी कहकर पुकारा, तो वह बेहद शर्म महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। जब उसने बोलना समाप्त किया, तो उसने ह्यू युहाव के चेहरे की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं की। वह अपने पैरों को कसकर पकड़ने से खुद को रोक नहीं पाई। इस समय उसे जमीन पर पैर की उंगलियां जमाने में शर्म आ रही थी। लेकिन वैंग डान एक अनोखा व्यक्तित्व था। यद्यपि ह्यू युहाव की दासी बनने से उसे बेहद शर्म और असहजता महसूस हुई, लेकिन चूंकि उसने यह बात कही थी, इसलिए वह इसे इनकार नहीं करेगी। इसलिए जब उसने बोलना समाप्त कर लिया, तो वह वहां बहुत आज्ञाकारी भाव से खड़ी रही, मानो कोई बच्चा गलती कर बैठा हो। ह्यू युहाव अचानक वैंग डान को देखकर मुस्कुराया। अरे, भूल जाओ, मैं तो अभी मजाक कर रहा था। मैं तुम्हें अपना गुलाम कैसे बनने दे सकता हूँ? मैं उन अभिजात वर्ग के लोगों में से नहीं हूँ जिनसे लोग नफरत करते हैं। यह मामला तुम्हारे लिए एक सबक है। भविष्य में इतने अहंकारी और दबंग मत बनो और यूं ही वादे मत करो, क्योंकि अगर तुम मुझसे नहीं मिले होते तो शायद दूसरे तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देते। वह वैंग डान को अपना गुलाम नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि ह्यू युहाव स्वयं जन्म से गुलाम था। वह कई वर्षों तक ड्यूक के महल में गुलाम रहा था, इसलिए वह दासों को स्वीकार करने में और भी अधिक अनिच्छुक था, क्योंकि इससे उसे लगेगा कि वह एक डचेस है। इससे ह्यू युहाव को बस थोड़ी सी मतली महसूस होगी। इस समय वैंग डान की बातें सुनकर ह्यू युहाव ने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया। अरे, सचमुच? ये सुनकर वैंग डान स्वाभाविक रूप से बेहद खुश हो गई। उसकी आंखों में उत्साह झलक रहा था। सचमुच? आपसे झूठ बोलने से मुझे क्या फायदा होगा? खैर, चलो भविष्य में अच्छे से मिलजुल कर रहें। ह्यू युहाव वैंग डान को देखकर धीरे से मुस्कुराया। वैंग डान ने ह्यू युहाव की मनमोहक मुस्कान देखकर तुरंत अपना चेहरा लाल कर लिया। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़का तो काफी अच्छा है। वैंग डान की ह्यू युहाव के बारे में अच्छी धारणा अचानक अत्यधिक प्रबल हो गई। उसकी उदारता के लिए धन्यवाद देने के लिए वह उसे रात के खाने के लिए श्रेक सिटी ले गई। दूसरी ओर तलों के बीच के अंतराल में वैंग डोंगर ने राहत की सांस ली। हाँ, युहाव इसके लायक है। उसने मुझे निराश नहीं किया। वैंग क्यूअ ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं सहमत हूँ। सियोवू ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से उसने उससे बहस नहीं की। शाओ क्यूई,
इस लड़की को बचपन से ही यह बुरी आदत है। यह अच्छी बात है, उसे अच्छा सबक मिल गया है, यह अच्छी बात है। सीओ वो बुदबुदाए, इस समानांतर दुनिया में युहाव वाकई ठीक है, और वह मेरी बेटी के साथ अच्छे से घुल मिल जाता है, और उसमें अच्छी प्रतिभा भी है। टैंग सर ने सब कुछ स्पष्ट रूप से सुन लिया और अचानक बेहद उदास महसूस करने लगा। नहीं, कहानी ऐसी नहीं होनी चाहिए। मैं यह नहीं देखना चाहता। टैंग सर ने असहजता से अपना सिर खुजाया। इस पल चित्र में वैंग डान के नेतृत्व में युहाव श्रेक सिटी के एक बड़े होटल में रात के खाने के लिए पहुंचे। वैंग डान ने कंजूसी नहीं की और स्वादिष्ट व्यंजन ऑर्डर किए। जल्दी ही खाना परोस दिया गया। युहाव और वैंग डान बड़े बड़े निवाले लेकर खाने लगे। खाते खाते बातें करते हुए युहाव ने अचानक वैंग डान से पूछा, वैसे वैंग डान, क्या तुम जोई को जानते हो? डोलो डबल कंपैरिजन, दिस युहाव इज एक्सट्रीमली क्रूल, चैप्टर 55। दरअसल वैंग डान जोई से थोड़ा अपरिचित है। आखिरकार स्कूल अभी आधिकारिक तौर पर शुरू नहीं हुआ है, इसलिए वह जोई से नहीं मिली है। इसलिए युहाव का प्रश्न सुनकर वैंग डान असमंजस में पड़ गया। उसने मांस का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में डालकर चबाने लगी और सोचने लगी। लेकिन काफी देर सोचने के बाद भी उसे याद नहीं आ रहा था कि वह व्यक्ति कौन था। तो अगले ही पल युहाव को देखते हुए वैंग डान ने कुछ समझदारी भरी नजर से उसे जवाब दिया। ये सुनकर युहाव के होंठ फड़कने लगे। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वैंग डान इतना लापरवाह होगा और इस बात की परवाह नहीं करेगा कि उनका क्लास टीचर कौन है। इसलिए युहाव ने असहाय होकर उसे केवल इतना ही समझाया, ये हमारी कक्षा की शिक्षिका जोई है। अरे ये तो वही है, मुझे याद है। वैंग डान ने अचानक याद आने पर युहाव से कहा। जाहिर तौर पर आखिरकार उसे जोई का नाम याद आ गया जो उसने पहले बुलेटिन बोर्ड पर देखा था। लेकिन उसने जल्द ही युहाव से पूछा, उसे क्या हुआ है? युहाव ने बेबसी से कहा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप उनके बारे में कुछ जानते हैं? आखिर वह हमारी क्लास टीचर हैं, इसलिए मैं उन्हें पहले से जानना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि क्या वह भरोसेमंद हैं। ये सुनकर वैंग डान ने मांस के टुकड़े का एक और निवाला लिया और फिर युहाव से कहा, मैं ये जानती हूँ, ऐसा कहा जाता है कि सभी प्रथम कक्षा के शिक्षकों में उनका प्रवेश दर सबसे अधिक है। तो तर्क के अनुसार उनका शिक्षण स्तर उच्चतम होना चाहिए, है ना? वैंग डान ने अपनी जानकारी में मौजूद सभी बातें साझा की। ये सुनने के बाद युहाव ने भी इस बारे में सोचा। उन्हें लगा कि वैंग डान की बात में कुछ सच्चाई है। आखिरकार उन्हीं छात्रों में जोई की प्रवेश दर काफी अधिक है। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि उनकी शिक्षण क्षमता मजबूत है? इसलिए युहाव को लगता है कि यह एक ऐसी चीज है जिसका इंतजार किया जा सकता है। इस अवसर का उपयोग श्रेक अकेडमी में शिक्षकों के शिक्षण स्तर को देखने और ये तय करने के लिए किया जा सकता है कि क्या उसे अध्ययन के लिए श्रेक अकेडमी में आना ही चाहिए। इसलिए युहाव ने जल्दी से एक बार फिर सांस छोड़ी और कहा, तो बात यह है, ऐसे में इसकी थोड़ी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन विमानों के बीच की दूरी में जिंग होंगचन ये देखकर हंसे बिना नहीं रह सकी। हाँ, बड़ा वाला आने वाला है। मुझे लगता है कि समानांतर दुनिया में युहाव ने कभी नहीं सोचा होगा कि यह शिक्षक जोई एक बेकार शिक्षक है ना? नामांकन दर अधिक होने का कारण केवल यही है कि उसने कम प्रतिभा वाले छात्रों को निष्कासित कर दिया। इस तरह आधार संख्या कम है और जो बचे हैं वे भी उच्च प्रतिभा वाले छात्र हैं। क्या नामांकन दर अधिक नहीं है? शानजी को भी हल्का सिरदर्द महसूस हुआ। आखिरकार इस समानांतर दुनिया से युहाव उनकी श्रेक अकेडमी का निरीक्षण करने के लिए यहाँ आया है। यदि उनकी श्रेक अकेडमी का प्रदर्शन समानांतर दुनिया के युहाव की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है तो वह मुड़कर चला जाएगा। ये सोचकर बाकी सब लोग बेहोश हो गए। वह नहीं चाहता कि समानांतर दुनिया से आया युहाव जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति उनकी श्रेक अकेडमी छोड़कर चला जाए। इसलिए शानजी इस समय केवल अपने मन में प्रार्थना कर सकता है, मैं समानांतर दुनिया में हूँ, कृपया कुछ करो। और तस्वीर में वैंग डान युहाव के रवैये से थोड़ा हैरान है। उसे समझ नहीं आ रहा कि युहाव इतना चिंतित क्यों है। आखिरकार तो उन्हें पूरी स्थिति पता चल ही जाएगी, तब वे इस बारे में बात कर सकते हैं। इसके अलावा चूंकि वे श्रेक अकेडमी में शामिल हो गए हैं, इसलिए वे निश्चित रूप से इन चीजों को नियंत्रित नहीं कर सकते। क्या ऐसा हो सकता है कि युहाव श्रेक अकेडमी छोड़ने वाला हो? तो ये सब सोचने के बाद वैंग डान ने कुछ संदेह के साथ युहाव से पूछा,
नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इतनी चिंतित हो? उसने जल्दी से ह्यू युहाव से फिर पूछा। युहाव, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसे राज हैं जिन्हें कोई बता नहीं सकता? ह्यू युहाव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सच कहूं तो मेरी माँ की सेहत ठीक नहीं है। मुझे उसे घर पर अकेला छोड़ने में सहज महसूस नहीं होता, लेकिन मैंने इससे पहले श्रेक अकेडमी में प्रवेश के लिए आवश्यक योग्यता प्राप्त कर ली थी। तो रास्ते में मैं सोच रहा था कि क्या मुझे श्रेक अकेडमी में अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। अंत में मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर श्रेक अकेडमी उत्कृष्ट है तो ठीक है, मैं और अधिक पैसा कमाऊंगा और अपनी मां को श्रेक सिटी में रहने के लिए लाऊंगा और मैं उनकी अच्छी देखभाल कर सकूंगा। लेकिन अगर श्रेक अकेडमी में पढ़ाई का स्तर औसत दर्जे का है तो मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगी। अगर मुझे पास में ही कोई दूसरी अकादमी मिल भी जाए तो भी मैं अपनी मां का अच्छे से ख्याल रख पाऊंगी। ह्यू युहाव ने वैंग डांग से गंभीर चेहरे के साथ कहा। ये सुनकर वैंग डांग ने अपनी आंखों में थोड़ी कोमलता लिए हुए ह्यू युहाव की ओर देखा। मुझे आपसे इतनी आज्ञाकारी होने की उम्मीद नहीं थी, तो चलिए कल साथ मिलकर जोई की जांच करते हैं। आप सही कह रहे हैं, अगर श्रेक अकेडमी का शिक्षण स्तर औसत है तो यहाँ और रुकने की कोई जरूरत नहीं है। वैंग डांग ने फिर पूछा, वैसे तुम्हारे पिता कहाँ हैं? ह्यू युहाव ने सीधे जवाब दिया, उनकी मृत्यु बहुत पहले हो गई थी। ड्यूक व्हाइट टाइगर। वह अपने होठों को हिलाने से खुद को रोक नहीं पाया और जटिल भावों के साथ स्क्रीन पर दिख रही सामग्री को देखने लगा। जिंग हॉन्चन के चेहरे पर मुस्कान और भी गहरी होती चली गई। मुझे अगले दिन का बेसब्री से इंतजार है। वह स्क्रीन की ओर देखता रहा और इस समय स्क्रीन पर ह्यू युहाव और वैंग डांग ने पेट भर खाना पीना कर लिया और वे डॉर्मेट्री वापस चले गए। ह्यू युहाव ने हमेशा की तरह अभ्यास करना शुरू किया। आधी रात तक अभ्यास करने के बाद वह नहाने के लिए बाथरूम गया। नहाने के बाद उसने दोबारा अभ्यास शुरू कर दिया और ये देखकर वैंग डांग हक्का बक्का रह गया। वह शिकायत किए बिना नहीं रह सकी। ये किस तरह का पागल आदमी है जो अभ्यास करता है? क्या वह थकता नहीं है? वैंग डांग ने भी उस रात ह्यू युहाव से सीखने और साथ में अभ्यास करने की कोशिश की, लेकिन अभ्यास करते करते उसे पता ही नहीं चला कि कब उसे नींद आ गई। हालांकि ह्यू युहाव ने पूरी रात अभ्यास किया। हालांकि इस दौरान उन्हें थोड़ी थकान महसूस हुई, लेकिन 2 घंटे ध्यान करने के बाद उन्हें ताजगी का अनुभव हुआ। इसलिए जब वैंग डांग अगले दिन उठी और उसने देखा कि ह्यू युहाव अभी भी अभ्यास कर रही है, तो वह थोड़ी अचंभित रह गई। दोनों ने जल्दी उठने का फैसला किया। इसके बाद साधारण स्नान करने के बाद ह्यू युहाव और वैंग डांग दोनों डॉर्मेट्री से चले गए, क्योंकि उन्होंने कल ही ये तय किया था कि आज उन्हें जोई की शिक्षण क्षमता की पूरी तरह से जांच करनी होगी। ये ह्यू युहाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डोलो डुअल कंपैरिजन, दिस युहाव इज टू क्रूल, चैप्टर 56। छात्रावास भवन से निकलने के बाद ह्यू युहाव और वैंग डांग तेजी से कैफेटेरिया की ओर चल पड़े। वे अभी अभी उठे थे और उन्होंने अभी तक नाश्ता नहीं किया था। हालांकि ह्यू युहाव और वैंग डांग दोनों ही जोई की जांच करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन नाश्ता न करने का कोई कारण नहीं था। इसलिए ह्यू युहाव और वैंग डांग जल्दी से कैफेटेरिया पहुंच गए। उन दोनों ने आज सुबह नूडल्स खाने की योजना बनाई थी। नूडल्स खरीदने के बाद वे दोनों कैफेटेरिया में एक मेज पर बैठकर खाना खाने लगे। हालांकि वैंग डांग उन सब्जियों को फेंकने ही वाली थी जिन्हें उसने अभी तक नहीं खाया था। ये देखकर ह्यू युहाव ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। सबसे पहले उन्होंने वैंग डांग से कहा, खाने के मामले में नखरे करना अच्छी आदत नहीं है। कुछ असली गुलामों के लिए ये थोड़ी सी सब्जी उनका दैनिक राशन हो सकती है। इसे बर्बाद मत करो। फिर वह सारी सब्जियां सीधे ले गया। उसे डचेस के अधीन गुलाम के रूप में बिताया अपना पिछला जीवन याद आ गया और वह किसी को भी भोजन बर्बाद करते हुए नहीं देख सकता था। ये सुनकर वैंग डांग के चेहरे पर विचारमग्न भाव आ गया। उसने कुछ देर सोचा और गहरी सोच में डूब गई, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ह्यू युहाव ने सब्जियां अपने मुंह में ठूंस ली थीं। उसे अचानक कुछ सूझा और उसके गाल हल्के लाल हो गए। क्या इसे अप्रत्यक्ष चुंबन नहीं माना जाता? इस लड़के को तो ये बिल्कुल भी नापसंद नहीं है, वह मन ही मन बुदबुदाने लगी। लेकिन आपकी बात कुछ हद तक सही लगती है। वैंग डांग ने झटपट एक सब्जी उठाई, उसे अपने मुंह में डाला, चबाया और निगल लिया। इसका स्वाद बहुत खराब है, उसने ह्यू युहाव से शिकायत की। लेकिन फिर उसने अधिक गंभीरता से कहा, लेकिन आप सही कह रहे हैं, भोजन बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। ह्यू युहाव के चेहरे पर अचानक एक सौम्य मुस्कान आ गई। उसने हाथ बढ़ाकर वैंग डांग के सिर को छुआ। कितना अच्छा! वैंग डांग स्तब्ध रह गया, एकदम सन्न।
उसने अविश्वास भरी निगाहों से युहाव की ओर देखा, लेकिन फिर चुप रही और शर्माते हुए चेहरे के साथ नूडल्स खाती रही। ये बहुत प्यारा है भाई सन, क्या हम इस बच्चे को अपना दामाद बना सकते हैं? उसमें बहुत प्रतिभा और ताकत है, और वह लोगों की देखभाल करना जानता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा लगता है कि मेरी बेटी भी उसे पसंद करती है। विमानों के बीच के अंतराल में सियोवू ने टैंग सन के बारे में ये प्रस्ताव रखने से खुद को रोक नहीं पाया। ये सुनकर टैंग सन के होंठ अपने आप ही फड़कने लगे। उसने असहाय होकर सियोवू से कहा, बस ध्यान से देखो, कोई जल्दी नहीं है। गौर से देखो। लेकिन अपनी बात खत्म करते ही टैंग सन के माथे पर पसीना आ गया। उसकी बेटी को युहाव को फंसाने के लिए चारा बनाया जा रहा था, लेकिन हालात देखकर ऐसा लग रहा था मानो समानांतर दुनिया का युहाव उसे जीत रहा हो। इससे उसे सिरदर्द होने लगा। युहाव और वैंग डांग ने जल्दी से अपना नाश्ता खत्म कर लिया। पेट भरने के बाद लोग स्वाभाविक रूप से खुश महसूस करते हैं, इसलिए खाना खत्म करने के बाद दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वैंग डांग ने उत्सुकता से युहाव से कहा, सोचे तो, मुझे श्रेक अकेडमी के कोचिंग स्तर के बारे में वास्तव में जिज्ञासा है। मैंने पहले भी कई बार लोगों को श्रेक अकेडमी के कोचिंग स्तर के बारे में शेखी बघारते सुना है, लेकिन मुझे इसे व्यक्तिगत रूप से देखने का मौका कभी नहीं मिला। अब मैं आखिरकार इसे खुद देख सकता हूँ। ये सुनकर युहाव भी धीरे से मुस्कुराया। है ना? वे दोनों जल्दी से कैफेटेरिया से बाहर निकले और टीचिंग बिल्डिंग के सामने पहुंच गए। टीचिंग बिल्डिंग का सफ़ेद दरवाजा आखिरकार खुला और नए छात्र सफ़ेद वर्दी पहने एक कतार में अंदर दाखिल हुए। उनमें से प्रत्येक की बाईं छाती पर हरा रंग का मॉन्स्टर चिन्ह बना हुआ था, जो श्रेक अकेडमी का प्रतीक था। हालांकि विभिन्न कक्षाओं के छात्रों की स्कूल यूनिफॉर्म का रंग उनके टीचिंग बिल्डिंग्स के रंगों की तरह ही अलग अलग था। युहाव और वैंग डांग भीड़ के पीछे पीछे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की टीचिंग बिल्डिंग में चले गए। उन्होंने जल्दी ही फर्स्ट ईयर क्लास 1 का चिन्ह ढूंढ लिया और सीधे अंदर चले गए। इस समय पूरी बड़ी कक्षा लोगों से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि सभी लोग स्कूल के पहले दिन जल्दी आ गए थे, इसलिए युहाव और वैंग डांग को बैठने के लिए खाली सीट ही मिल पाई। हालांकि उनकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि संयोग से 2 खाली सीटें आपस में जुड़ी हुई थीं, इसलिए युहाव और वैंग डांग एक ही मेज पर बैठ सके। वैंग डांग इस नतीजे से बेहद संतुष्ट लग रही थी। हालांकि वह युहाव को थोड़े ही समय से जानती थी, फिर भी किसी कारणवश उसके मन में उसके लिए एक अच्छी छवि बन गई थी। युहाव के साथ एक ही मेज पर बैठने का मौका मिलने पर वैंग डांग ने मूर्खतापूर्ण मुस्कान बिखेरी। युहाव ने आसपास की स्थिति का ध्यानपूर्वक अवलोकन करना शुरू कर दिया। कक्षा बहुत बड़ी थी और उनकी कक्षा में 100 छात्र थे। 1000 नए छात्रों के हिसाब से लगभग 10 कक्षाएं होनी चाहिए थी। ये संख्या काफ़ी अधिक है, क्योंकि युहाव जिस स्कूल में पहले पढ़ता था, वहाँ प्रत्येक कक्षा में केवल कुछ 100 छात्र थे और प्रत्येक क्लास में अधिकतम 50 छात्र होते थे। श्रेक अकेडमी में नए छात्रों की संख्या पहले से ही बहुत अधिक मानी जाती थी। ऐसा लगता है कि हर कोई इसकी प्रतिष्ठा के कारण ही यहाँ आया है, युहाव ने अगले टीचिंग सेशन की प्रतीक्षा करते हुए सोचा। उसी क्षण वैंग डांग ने अपने हाथ से युहाव की हथेली को छुआ। आ रहे हैं, आ रहे हैं। जैसे ही युहाव की हथेली वैंग डांग की हथेली से छुई, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई और उसके शरीर में स्पिरिचुअल पावर अजीब तरह से प्रवाहित होने लगी। युहाव को अचानक बहुत अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह इसकी पुष्टि कर पाता, उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत पास आ रही है। हालांकि वह बुजुर्ग महिला काफ़ी उम्रदराज लग रही थी, फिर भी वह एकदम सीधी खड़ी रही और कुछ ही कदमों में पोडियम के पीछे तक चली गई। निस्संदेह वह इस फर्स्ट ईयर क्लास की शिक्षिका ही होंगी। शिक्षक के आते ही पहले से अशांत कक्षा अचानक शांत हो गई और युहाव गंभीर भाव से उस बूढ़ी महिला को देखने लगी। बुजुर्ग महिला ने कक्षा में बैठे सभी छात्रों को देखना शुरू कर दिया। उसकी निगाहें बाएं से दाएं घूमती रहीं और अचानक कक्षा के सभी छात्रों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उन्हें बारीकी से देख रही हो और एक अदृश्य दबाव उनके दिलों को घेर लिया हो। मेरा नाम जोई है और मैं आपकी कक्षा की शिक्षिका हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि आप में से कितने लोग अगले साल तक मेरे साथ चल पाएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी कक्षा में कोई भी बेकार बच्चा मूल्यांकन में पास नहीं हो सकता। मैं मॉन्स्टर्स बनाना चाहती हूँ, मूर्ख नहीं। जोई की आवाज़ बेहद अप्रिय थी और उनके भाषण की विषय वस्तु ने कई छात्रों में असंतोष पैदा कर दिया। इस समय युहाव ने भौहें सिकुड़ी। डोलो डुअल कंपैरिजन, दिस युहाव इज टू क्रूल, चैप्टर 57। आखिरकार वो मशहूर दृश्य आ ही गया।
मैं इसे कितनी भी बार देख लूं, मुझे लगता है कि यह तस्वीर बेहद अमूर्त है। एक शिक्षक शुरुआत में ही छात्रों को कैसे डांट सकता है? मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि यह जोई के योग्य है। अब मुझे आश्चर्य होता है कि समानांतर दुनिया में ह्यू युहाव कैसे प्रतिक्रिया देगा। विमानों के बीच के अंतराल में जिंग हॉन्चन स्क्रीन पर परिचित दृश्य को फिर से चलते देख बेहद उत्साहित हो गया। उसकी निगाहें स्क्रीन पर टिकी हुई थीं और अत्यधिक उत्साह के कारण उसकी सांसें भी थोड़ी तेज हो गई थीं। वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि आगे क्या होगा। धिक्कार है जोई, तुमने मेरी सारी योजनाएं बर्बाद कर दी। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शानजी इतना क्रोधित था कि उसने अपने दांत पीस लिए। जोई को दोबारा देखकर उसके दिल में एक तीव्र अज्ञात सी आग सी भड़क उठी। सबसे ज्यादा बेचैनी उसे इस बात से थी कि श्रेक अकेडमी के प्रति अत्यधिक लगाव रखने वाला वह भी जानता था कि समानांतर लोक में ह्यू युहाव जोई के इन कारनामों को देखकर जरूर असंतुष्ट होगा। ये तो सरासर दुर्भाग्य था। इस समय शानजी इतना चिंतित था कि उसके माथे पर पसीना आने लगा। सभी लोग स्क्रीन की ओर देखते रहे। इस समय स्क्रीन पर जोई की बातें सुनकर ह्यू युहाव ने अनजाने में भौहें सिकोड़ लीं। लेकिन उसने कक्षा के अन्य छात्रों की तरह सीधे तौर पर गुस्सा करना शुरू नहीं किया। उसने अपने सामने घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। क्या ये तथाकथित दमनकारी शिक्षा हो सकती है? छात्रों पर दबाव बनाकर उन्हें पढ़ाई में लापरवाही न करने देना ताकि वे अच्छी तरह से पढ़ाई करें। क्या यही उसका असली इरादा है या वह सिर्फ कोस रही है? खैर, ऐसा होना मुश्किल है। आखिरकार वह श्रेक अकेडमी में शिक्षिका है। उसकी शिक्षण योग्यता इतनी कमजोर नहीं है। और क्या वह पूरी पहली कक्षा में सबसे ज्यादा प्रवेश दर वाली शिक्षिका नहीं है? उसमें कुछ तो काबिलियत होनी चाहिए। कुछ देर गौर से देखिए, जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष मत निकालिए ताकि किसी अच्छे इंसान पर बेवजह आरोप न लगाए। सामने का दृश्य देखकर ह्यू युहाव लगातार सोचता रहा। फोफ और विमानों के बीच के अंतराल में ये दृश्य देखने के बाद जिंग हॉन्चन ने सीधे थूक दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि समानांतर दुनिया में रहने वाली ह्यू युहाव इस तरह सोचेगी। क्या ये तथाकथित मूर्खों का उस्तादों को हराना है? समानांतर दुनिया की ह्यू युहाव के तर्क के अनुसार श्रेक अकेडमी जैसे संस्थानों में शिक्षक बहुत योग्य होने चाहिए। इसलिए हर शिक्षक का पढ़ाने का अपना तरीका होता है। जोई का पिछला तरीका वाकई संदिग्ध है, लेकिन ह्यू युहाव की नज़र में शायद इसका कोई गहरा अर्थ हो। इसलिए वह उसके बारे में कोई जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकालना चाहता। लेकिन पराक्रमिक दुनिया में रहने वाली ह्यू युहाव कैसे सोच सकती है कि जोई बेवकूफ़ है? उसमें तो कोई काबिलियत ही नहीं है। उसने तो बस कुछ छोटी मोटी चालों से धोखा दिया है। जिंग हॉन्चन इस समय हंसते हंसते लोटपोट हो रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा नतीजा निकलेगा। बात बस इतनी सी है, आप लोगों को कुछ समय के लिए तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। समानांतर दुनिया में ह्यू युहाव की बुद्धिमत्ता के कारण, हालांकि उसने शुरुआत में जोई को कमाका और उसका अनुमान गलत निकला, लेकिन बाद में जैसे जैसे वह जोई को बेहतर तरीके से जान पाएगा, वह उसके स्वभाव को समझ पाएगा। उस समय चीजें दिलचस्प हो जाएंगी। जिंग हॉन्चन फिर मुस्कुराया। हालांकि मामला एक ही बार में सुलझ नहीं पाया, फिर भी उसे ये तर्कसंगत लगा क्योंकि समानांतर दुनिया में ह्यू युहाव बहुत सतर्क स्वभाव का है। और वैसे भी जोई का मामला तो सुलझ चुका है। उसकी सीमित क्षमता के साथ यह असंभव है कि वह ह्यू युहाव को मूर्ख बना पाएगी। इसलिए जिंग हॉन्चन को जरा भी जल्दी नहीं थी। लेकिन जिंग हॉन्चन की शांति का मतलब यह नहीं था कि शानजी चिंतित नहीं थी। हालांकि वह अभी अभी बच निकली थी, लेकिन वह जानती थी कि मामला अभी सुलझा नहीं है। क्या वह ह्यू युहाव को समानांतर दुनिया में जाने से रोक पाएगी? ये तो अभी देखना बाकी था। शानजी ने एक बार फिर स्क्रीन की ओर देखा, और इस समय स्क्रीन पर, हालांकि जोई को लगा कि कक्षा के अन्य छात्र उसकी बातों से बहुत नाराज हैं, लेकिन उसे जरा भी परवाह नहीं थी। उसने उदासीन भाव से कक्षा के सभी छात्रों पर एक नज़र डाली और धीरे से कहा, पंजीकरण के बाद से संघर्ष करने वाले कृपया खड़े हो जाएं। स्वाभाविक रूप से किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आखिर इन छात्रों को अभी अभी दाखिला मिला था, वे अकादमी में क्यों लड़ेंगे? और अगर उन्होंने लड़ाई की भी, तो जोई को पता नहीं था कि वे लड़े हैं, तो वे इसे क्यों स्वीकार करेंगे? ह्यू युहाव फिर से सोच में पड़ गया। लड़ने वालों को खड़े होने दो, इसका क्या मतलब है? जब तक वह खड़ा नहीं होता, तब तक अगर कोई और भी लड़ रहा हो, तो जोई को पता नहीं चलेगा, है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने पहले जानबूझकर छात्रों पर नजर रखी हो? नहीं, इतने सारे लोग हैं,
वह उन सभी पर नजर नहीं रख सकती। या क्या उसके पास मेरी स्पिरिचुअल डिटेक्शन जैसी कोई आत्मा शक्ति है? उस आत्मा शक्ति का उपयोग करके छात्रों पर नजर रखते हुए उसे ये भी पता है कि कल किन छात्रों ने लड़ाई की थी। अगर ऐसा है तो वह वाकई बहुत काबिल है। ये सोचकर ह्यू युहाव ने तुरंत अपना मन बना लिया। कल उसका वैंग डान से झगड़ा हुआ था, लेकिन उसने जानबूझकर इस समय विरोध किया क्योंकि वह देखना चाहता था कि क्या जोई को पता चल सकता है कि उसका और वैंग डान का झगड़ा हुआ है। अगर उसे पता चल गया तो जोई के पास एक शक्तिशाली जासूसी आत्मा कौशल हो सकता है, जैसा कि ह्यू युहाव ने अनुमान लगाया था। स्कूल शुरू होने से एक दिन पहले से ही छात्रों पर ध्यान देना शुरू कर देने से ये भी पता चलता है कि वह बहुत जिम्मेदार है। इसलिए ह्यू युहाव ने जानबूझकर चुप्पी साधे रखी और खड़ा नहीं हुआ। वह देखना चाहता था कि जोई क्या करेगा। वैंग डान भी खड़ा नहीं होना चाहती थी। मूल समय रेखा में वह केवल इसलिए खड़ी हुई थी क्योंकि ह्यू युहाव पहले खड़ी हुई थी। इस समय ह्यू युहाव हिली नहीं और स्वाभाविक रूप से वह भी शांत भाव से बैठी रही। ह्यू युहाव जोई को घूरता रहा, लेकिन फिर जोई के शब्दों ने ह्यू युहाव को स्तब्ध कर दिया, क्योंकि यह उनके विचार से बिल्कुल अलग था। कोई लड़ना नहीं चाहता। कितने निकम्मे लोग हैं। क्या तुम्हें नहीं पता कि जो लोग मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत नहीं करते वे साधारण होते हैं? कक्षा के सभी छात्र बाहर आओ। श्रेक अकेडमी के चौक पर जाओ और 100 चक्कर लगाओ। जो भी पूरा नहीं कर पाएगा उसे निष्कासित कर दिया जाएगा। डोलो डुअल कंपैरिजन, दिस युहाव इज टू क्रूल, चैप्टर 58। जोई की बात सुनने के बाद ह्यू युहाव स्तब्ध रह गया। उसने अपने सामने खड़े जोई को कुछ आश्चर्य से देखा। उनके चेहरे पर हैरानी के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। उसके बाएं हाथ की उंगलियां धीरे धीरे मेज पर थपथपाती रहीं। इससे डोंग 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 जैसी आवाज आई। इसके बाद ह्यू युहाव ने मन ही मन विचार किया, क्या ये सही नहीं है? यह मेरे अनुमान से बिल्कुल अलग है। मुझे लगा था कि जोई एक महान जादुई शक्तियों वाला व्यक्ति है। मेरी जैसी स्पिरिचुअल डिटेक्शन क्षमता के साथ वह कक्षा में छात्रों की गतिविधियों को लंबे समय से देख पाती होगी। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए लगता है कि उसे पता ही नहीं है कि कक्षा में किसी ने लड़ाई की है या नहीं, वरना अब तक तो वह मेरा नाम पुकारने लगी होती। तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? इसके अलावा मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा ही अच्छा सोचता हूँ। ह्यू युहाव मन ही मन सोचता रहा। जितना ज्यादा वह सोचता गया उसकी भौहें उतनी ही गहरी होती गईं। हालांकि अभी तक वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है, लेकिन जोई के बारे में उसकी राय थोड़ी बदल गई है। इसके अलावा वह जोई की कही कई बातों से असहमत है। जो लोग परेशानी नहीं खड़ी करते, क्या वे साधारण होते हैं? ये कैसी बकवास है? अगर कोई बिना किसी कारण के उसका घर तोड़ दे तो क्या इसका मतलब ये होगा कि जो लोग परेशानी नहीं खड़ी करते वे साधारण होते हैं? क्या वह तब भी ऐसी बातें कहेगी? इसलिए इस समय ह्यू युहाव ने जोई की कृपा कुछ हद तक खो दी और विमानों के बीच के अंतराल में अपने सामने ये दृश्य देखकर जिंग होंचन एक बार फिर प्रसन्न हो गया। वह जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। हाँ, मैंने पहले भी कहा है, आप इसे कुछ समय के लिए छिपा सकते हैं, लेकिन जीवन भर के लिए नहीं। समानांतर दुनिया में ह्यू युहाव की बुद्धिमत्ता के बल पर वह जल्द ही जोई की विचित्रता को देख पाएगा। उसके द्वारा धोखा दिया जाना असंभव है। ऐसा लगता है कि सच्चाई और करीब आती जा रही है। जिंग होंचन चैट रूम में लगातार बात करती रही। उनके शब्दों ने कई आध्यात्मिक गुरुओं का भी अनुमोदन प्राप्त किया। आखिरकार उन्होंने ऐसा ही सोचा था, लेकिन इस सामग्री को देखकर शैनजी का चेहरा काला पड़ गया। वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने जोई को फिर से डांटते हुए कहा, ये सब तुम्हारी गलती है, निकम्मे जोई। अगर आप हमारी श्रेक अकेडमी से एक सुपर जीनियस को खोने का कारण बनते हैं तो आपको माफी मांगने के लिए आत्महत्या करनी होगी। फिर उसने माथे पर पसीना लिए हुए दोबारा स्क्रीन चेक की और इस समय स्क्रीन पर जोई की बातें सुनकर कुछ छात्र असंतुष्ट हो गए और खंडन करने के लिए खड़े हो गए। शिक्षक जी, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। अगर हम लड़ाई नहीं करते तो हमें क्यों दंडित किया जाना चाहिए? ये सुनकर जोई ने बस उपहास किया। फिर उसने शांत भाव से कहा, क्योंकि मैंने ऐसा कहा है। अगर तुम सहमत नहीं हो तो बाहर जा सकते हो। कक्षा शिक्षिका होने के नाते मुझे किसी भी छात्र को निष्कासित करने का अधिकार है। मैं तुम्हें 1 मिनट का समय देती हूँ। अगर 1 मिनट के भीतर तुम श्रेक स्क्वायर में इधर उधर भागते हुए नहीं दिखे तो तुम सबको निष्कासित कर दिया जाएगा। जब जोई बोल रही थी तब उसने अपनी शक्तिशाली आत्मशक्ति की आभा भी प्रदर्शित की।
पलक झपकते ही उसके पैरों के नीचे से 2 पीले, 2 बैंगनी और 2 काले रंग के आत्मा के छल्ले उठ खड़े हुए। आत्मा के छल्ले प्रकट हुए और उनके पीछे एक शक्तिशाली आभा उत्पन्न हुई। इस आभा को प्रदर्शित करने के बाद जोई गर्व से भर गया। उसने अपनी आत्मिक शक्ति को नियंत्रित किया और सभी को बेरहमी से दबा दिया, जिससे वे लगभग सांस लेने में असमर्थ हो गए। ये दृश्य देखकर जोई और भी अधिक खुशी से हंसने लगी। पहले तो उसने ठंडी सी नाक सिकुड़ी और फिर जाने के लिए मुड़ गई, लेकिन ये दृश्य देखकर ह्यू युहाव का चेहरा और भी सिकुड़ गया। अपनी तकनीक की सहायता से वह जोई द्वारा उस पर लगाए गए आत्मशक्ति दमन को आसानी से भंग कर सका। हालांकि वैंग डान के पास ऐसे साधन नहीं थे, इसलिए उसे जोई के आत्मशक्ति दमन के तहत थोड़ी असहजता महसूस हुई। सौभाग्यवश उसी क्षण ह्यू युहाव ने वैंग डान का छोटा हाथ पकड़ लिया। वैंग डान का छोटा हाथ ह्यू युहाव ने पकड़ लिया। वह पहले तो सदमे से थोड़ा हिली, जैसे कोई डरा हुआ छोटा जानवर, लेकिन जल्द ही उसने फिर से ह्यू युहाव से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? ह्यू युहाव ने कहा, मैं उसकी आत्मा शक्ति के दमन को दूर करने में आपकी मदद करूंगा। ये सुनकर वैंग डान स्तब्ध रह गई। उसे एहसास हुआ कि ह्यू युहाव द्वारा उसका छोटा हाथ पकड़ने के बाद उसके शरीर पर दबाव गायब हो गया था। अचानक वह बेहद हैरान हो गई। अरे, क्या हो रहा है? ह्यू युहाव ने समझाया, मैंने स्वयं एक तकनीक बनाई है जिसका उपयोग इस समय किया जा सकता है। वैंग डान का चेहरा अचानक और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गया। अरे, तुमने तो खुद ही एक तकनीक भी बना ली। ह्यू युहाव ने हंसते हुए कहा, ये सब तो बहुत पहले ही पूरे हो चुके थे, इसमें कुछ खास नहीं है। वैंग डान का चेहरा अजीबोगरीब भावों से भरा हुआ था, जिससे वह अवाक रह गई। वह मन ही मन शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाई। कोई बड़ी बात नहीं, क्या आपके लिए इस तरह का दिखावा करना वाकई ठीक है? हालांकि ह्यू युहाव ने इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने उस समय वैंग डान की मदद इसलिए की क्योंकि एक तरफ तो वह उसकी मदद करना चाहता था, दूसरी ओर यह उस अजीब सी अनुभूति के कारण भी था जो उन्हें पहले उनके शरीर के स्पर्श होने पर महसूस हुई थी। ह्यू युहाव ने वैंग डान का हाथ पकड़ा और उसे फिर से महसूस किया। उसने तुरंत अपने चेहरे पर आश्चर्य का भाव दिखाया और फिर बिना रुके कहा, जैसा कि उम्मीद थी, ये वास्तव में एक मार्शल सोल फ्यूजन स्किल था। वैंग डान ने हैरानी से पूछा, मार्शल सोल फ्यूजन स्किल क्या है? ह्यू युहाव ने वैंग डान का हाथ छोड़ दिया। इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले दौड़ लगाने चलते हैं। ये कहते हुए वह खड़ा हो गया। वैंग डान ने भी देखा कि उसी क्षण कक्षा के अन्य छात्र एक एक करके चले गए थे। वैंग डान और ह्यू युहाव स्वाभाविक रूप से समूह के पीछे पीछे श्रेक अकेडमी के चौक की ओर चल पड़े, लेकिन चलते समय भी वैंग डान ने कुछ असंतोष व्यक्त करते हुए शिकायत की। ये क्लास टीचर थोड़ी अविवेकी है। उसने जो कहा कि जो लोग शरारत नहीं करते वे साधारण होते हैं, वह भी अनुचित है। वह न केवल हर बात पर छात्रों को दंडित करती है, बल्कि उसके दंड भी अनुचित होते हैं। अभी अभी जब किसी ने उसकी बात का खंडन किया तो उसने क्लास टीचर होने का बहाना बनाकर जवाब दिया। भले ही वह क्लास टीचर है, क्या उसे सही गलत में फर्क नहीं करना चाहिए? क्या वह खुद को महारानी समझती है? ये सोचकर वैंग डान ने कुछ असंतोष के साथ बुदबुदाया, मुझे अचानक अपनी कही बात वापस लेने का मन कर रहा है। चलते हुए ह्यू युहाव ने पूछा, कौन सा वाक्य? वैंग डान ने उत्तर दिया, जरूर वही वाक्य होगा, श्रेक अकेडमी के शिक्षक बहुत ही योग्य होंगे। आह, ये बुढ़िया मुझे अजीब लग रही है। ये सुनकर ह्यू युहाव हंसे बिना नहीं रह सका। इसीलिए मैंने तुम्हें पहले कहा था, सावधान रहो और इतनी आसानी से निष्कर्ष मत निकालो। वैंग डान ने नाराजगी से कहा, अभी भी हंस रहे हो? तुम्हारा क्या ख्याल है? इस मामले में तुम्हारी क्या राय है? डोलो डुअल कंपैरिजन, दिस युहाव इज टू क्रूल, चैप्टर 59। उन्होंने तस्वीर में वैंग डान का सवाल सुना। विमानों के बीच की दूरी में मौजूद सभी लोग भी स्क्रीन पर समानांतर दिख रहे ह्यू युहाव को गंभीर चेहरों से देख रहे थे। वे सभी ये देखना चाहते थे कि समानांतर पात्र ह्यू युहाव आगे क्या जवाब देगा, लेकिन तस्वीर में दिख रहे ह्यू युहाव ने ऐसा किया। ह्यू युहाव हंसा और सिर हिलाते हुए बोला, मैंने अभी यही कहा था, क्या तुम भूल गए हो? मैंने कहा था कि तुम बहुत अधीर हो। हर बात पर जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना अच्छी आदत नहीं है, इसलिए मैं इतनी जल्दी निष्कर्ष नहीं निकालूंगा। बाद में स्थिति उलझ जाए तो क्या होगा? ह्यू युहाव ने वैंग डान से कहना जारी रखा, प्रतीक्षा करो और देखो, अवलोकन जारी रखो। कम से कम हमें उसे कुछ दिनों के लिए तो सबक सिखाना ही होगा। इस तरह
अवलोकन के लिए पर्याप्त नमूने होंगे और उस समय दिया गया उत्तर अधिक वस्तुनिष्ठ होगा। वैंग डांग ने मुंह बनाकर कहा, क्या तुम तो बिल्कुल भी सीधे साधे नहीं हो। ह्यू युहाव मुस्कुराए और उसने आगे कुछ नहीं कहा। स्क्रीन के बाहर विमानों के बीच के अंतराल में मौजूद लोगों को भी इस बात से थोड़ी परेशानी महसूस हुई, क्योंकि इस समय वे सभी ये देखना चाहते थे कि समानांतर पाथ ह्यू युहाव और जो ई के बीच किस तरह का झगड़ा होता है। लेकिन इस आदमी को हिचकिचाना ही था, इससे वे अत्यधिक चिंतित हो गए। इस समय कई आत्मा गुरु शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाए। समानांतर किरदार ह्यू युहाव हर चीज में अच्छा है, उसकी एकमात्र कमी यह है कि वह बहुत ज्यादा सतर्क रहता है। ये थोड़ा धीमा लग रहा है। जो ई जैसे व्यक्ति के लिए क्या सीधे निष्कर्ष देना बेहतर नहीं होगा? आपको और क्या जांच करने की जरूरत है? लेकिन वैंग डांग खुश नहीं थी। उनकी राय में, चाहे वह समानांतर दुनिया में ह्यू युहाव हो या मूल दुनिया में ह्यू युहाव, वे सभी ह्यू युहाव ही थे, इसलिए उन्हें उसकी रक्षा करनी चाहिए। इसलिए उसने इस समय सीधे जवाब दिया, ऐसा नहीं है, हम ईश्वर के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, इसलिए हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन समानांतर दुनिया में ह्यू युहाव अब भगवान के नजरिए से नहीं खड़ा है। जब से उसने जो ई को अपनी आंखों से देखा है तब से लेकर अब तक उसकी ओर से केवल कुछ ही शब्द सुनने को मिले हैं। इस निष्कर्ष पर पहुंचना कुछ ज्यादा ही मनमाना होगा। आत्मा के गुरुओं को भी लगा कि यह बात तर्कसंगत है। अब कोई शिकायत नहीं। उन्होंने दोबारा स्क्रीन की ओर देखा। इस समय स्क्रीन पर ह्यू युहाव और वैंग डांग जल्द ही चौक पर पहुंच गए। जब वे चौक पर पहुंचे तब तक जो ही पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। वह चौक के बीचों बीच खड़ी थी और गंभीर चेहरे के साथ सबकी निगरानी कर रही थी, और सबको उसकी कठोर निगाहों से बचने के लिए भागना पड़ा। यहीं पर ह्यू युहाव को पता चला कि चौक बहुत विशाल था। उसने अनुमान लगाया कि चौक के चारों ओर एक बार दौड़ने में कम से कम 1000 मीटर की दूरी तय करनी होगी। चौक के 100 चक्कर लगाने पर 100,000 मीटर की दूरी पूरी हो जाती और सभी को निर्धारित समय के भीतर दौड़ पूरी करनी होती। यह अव्यावहारिक था, क्योंकि कक्षा में हर तरह के आत्मा गुरु मौजूद थे। 100,000 मीटर नियंत्रण, सहायक और शक्तिशाली आक्रमण वर्ग के आत्मा स्वामी को दौड़ने दें, तब भी वे दांत पीसकर दौड़ पूरी कर सकते थे। लेकिन अगर वह भोजन और सहायक आत्मा का स्वामी हो तो क्या होगा? वे दौड़ कैसे पूरी कर पाएंगे? इसलिए ह्यू युहाव को इस समय यह अनुचित लगा, लेकिन उन्होंने इस पर सवाल उठाने में जल्दबाजी नहीं की। आखिरकार ह्यू युहाव को अच्छी तरह पता था कि जो पक्षी सबसे पहले अपना सिर बाहर निकालेगा उसे गोली मार दी जाएगी, और सबसे पहले अपना सिर बाहर निकालना कोई अच्छा विकल्प नहीं था। अब उसे जो करने की जरूरत थी वह थी जोई और श्रेक अकेडमी के शिक्षकों का अवलोकन करना। अगर उसे यकीन हो जाए कि यह जगह उसके लिए उपयुक्त नहीं है तो वह जा सकता है। श्रेक अकेडमी जैसी विशालकाय संस्था को नाराज करने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जोई से पूछताछ करने जैसी मूर्खतापूर्ण हरकत नहीं करेगा। वह कतार के पीछे पीछे चला और तेजी से दौड़ने लगा, और अपनी प्रबल शक्ति और स्वयं निर्मित कौशल तथा स्वयं निर्मित आत्मशक्ति साधना विधि की सहायता से ह्यू युहाव पूरी प्रक्रिया के दौरान बहुत आसानी से भागता रहा। शुरू करते ही उसने असाधारण गति दिखाई। जब कक्षा के अन्य छात्र आधे चक्कर से भी कम दौड़ पाए थे, तब तक ह्यू युहाव 2 चक्कर दौड़ चुका था। ये गति किस प्रकार का राक्षस है? ये बहुत तेज है। क्या उसे ऊर्जा खत्म होने का डर नहीं है? ये सिर्फ 1 या 2 चक्कर नहीं है, ये पूरे 100 चक्कर हैं। उसकी चिंता मत करो, वह जल्द ही धीमा हो जाएगा। कक्षा में मौजूद छात्र इसके बारे में बात करने से खुद को रोक नहीं पाए। चौक के केंद्र में स्थित जोई भी ह्यू युहाव को दिलचस्पी से देखने लगा। वैंग डांग भी तुरंत उसके पीछे पीछे चली गई, लेकिन ह्यू युहाव के शांत चेहरे की तुलना में वह थोड़ी थकी हुई लग रही थी। लेकिन फिर भी वह उसके पीछे पहुंच गई और ह्यू युहाव को याद दिलाया, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें 100 चक्कर लगाने हैं? ह्यू युहाव ने उत्तर दिया, मुझे पता है। वैंग डांग ने असंतुष्ट होकर कहा, तो फिर तुम इतनी तेज क्यों दौड़ रहे हो? ह्यू युहाव हंसते हुए बोला, मुझे 100 चक्कर लगाने हैं, इसीलिए मैं इतनी तेज दौड़ रहा हूँ। अगर मुझे कम चक्कर लगाने पड़ते तो मैं और भी तेज दौड़ पाता। ह्यू युहाव ने वैंग डांग को तुरंत पीछे छोड़ दिया, लेकिन दौड़ते हुए वह सोचती रही, और काफी देर बाद भी वह ये नहीं समझ पाई कि ह्यू युहाव का क्या मतलब था। अंततः उसे समझ आ गया, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसने इसका हल निकाल लिया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने ह्यू युहाव को फिर से तेज गति से गाड़ी चलाते हुए देखा। जी हाँ,
ह्यू युहाव और भी तेज दौड़ सकता है। अपनी वर्तमान गति की तुलना में ह्यू युहाव पहले तो बस जॉगिंग कर रहा था। लगभग 10 चक्कर वार्म अप के तौर पर लगाने के बाद ह्यू युहाव ने अचानक अपनी गति बढ़ा दी और उसकी रफ्तार पहले से कम 3 या 4 गुना तेज हो गई। इसलिए जब ह्यू युहाव ने 30 चक्कर पूरे किए, तब तक कक्षा के अन्य छात्रों ने केवल 3 या 4 चक्कर ही पूरे किए थे और वैंग डांग ने केवल 7 या 8 चक्कर ही लगाए थे। ये दृश्य देखकर सब लोग स्तब्ध रह गए। यहाँ तक कि वैंग डांग भी ह्यू युहाव की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। यह आदमी बहुत ही असामान्य है। उसकी वर्तमान क्षमता को देखते हुए उसने मुझसे पहले लड़ते समय अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश नहीं की। यह आश्चर्यजनक है। और ह्यू युहाव लगातार एक ही गति से दौड़ता रहा। वह और भी तेज दौड़ने लगा। इसलिए कुछ ही समय में जब कक्षा के अन्य छात्रों ने केवल 10 चक्कर लगाए थे और वैंग डांग ने 20 से अधिक चक्कर लगाए थे, तब तक वह दौड़ पूरी कर चुका था। वह एक और बड़े पेड़ के ठीक नीचे खड़ा हो गया और कक्षा के अन्य छात्रों को दौड़ते हुए देखने लगा। और जोई इस समय ह्यू युहाव द्वारा प्रदर्शित क्षमता को देखकर वही चरम सुख प्राप्त करने ही वाला था। क्या ये प्रथम वर्ष का छात्र है? वाह, कितना प्रतिभाशाली नवागंतुक है। विद्यालय ने मुझे इतना उत्कृष्ट छात्र सौंपा है। इस बार तो मैं सचमुच मालामाल हो गया हूँ। ऐसा छात्र चाहे मैं उसे किसी भी तरह से पढ़ाऊँ, प्रतिभाशाली बन सकता है, लेकिन उसके शिक्षक के रूप में इसका श्रेय मुझे ही मिलना चाहिए। तब मेरा पुरस्कार बहुत बड़ा होगा। दोहरी तुलना, ये युहाव तो हद से ज्यादा क्रूर है। अध्याय 60 मुफ्त वेब उपन्यास। ये सफलतापूर्वक पता लगाने के बाद कि ह्यू युहाव बहुत ही प्रतिभाशाली था। जोई बेहद प्रसन्न थी। वह शर्म से लाल चेहरे के साथ वहीं खड़ी थी और उत्साह से भरे चेहरे के साथ अपना काम समय से पहले पूरा कर चुके ह्यू युहाव को देख रही थी। वह जोर जोर से सांस भी ले रही थी। तब जोई ने मन ही मन कहा, ऐसा लगता है कि अगले साल का बेस्ट टीचर अवार्ड मुझे ही मिलना चाहिए। बेस्ट टीचर अवार्ड केवल धन और औषधियों का साधारण इनाम नहीं है। श्रेक अकेडमी शिक्षकों को पुरस्कृत करने के लिए हर साल इस पर काफ़ी पैसा खर्च करती है। अगर मुझे सही याद है तो पिछले साल बेस्ट टीचर अवार्ड के साथ एक सोलबोन भी दी गई थी। तो अगर मैं इस साल बेस्ट टीचर अवार्ड जीत जाती हूँ तो शायद मुझे सोलबोन मिलेगी। ये सोचकर जोई के चेहरे पर मुस्कान अचानक और भी तीव्र हो गई। उसने कुछ देर तक देखा। अंततः वैंग डांग ने भी सफलतापूर्वक 100 चक्कर पूरे कर लिए। हालांकि उसकी गति ह्यू युहाव जितनी तेज नहीं थी, फिर भी कक्षा के अन्य छात्रों की तुलना में वह काफ़ी आगे थी। इस समय तक वैंग डांग 100 चक्कर लगा चुकी थी, जबकि उसके पीछे के अधिकांश छात्रों ने उससे 10 या 20 चक्कर कम लगाए थे। जोई की राय में ये प्रक्रिया बहुत धीमी थी और इससे ये भी साबित हो गया कि वैंग डांग का स्तर बहुत अच्छा था। इसलिए इस समय जोई की आंखें फिर से चमक उठीं। उसने अपने सामने वैंग डांग को खुशी से देखा और कहा, अरे बाप रे, मुझे लगा था कि कक्षा में सिर्फ एक ही प्रतिभाशाली छात्र है, ह्यू युहाव। लगता है वैंग डांग भी बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छा, लगता है इस साल बेस्ट टीचर अवार्ड जीतने की मेरी संभावना थोड़ी बढ़ गई है। जोई की हंसी और भी ज्यादा खुशी से खिलखिला उठी। वह ये कल्पना करने लगी कि भविष्य में पुरस्कार जीतने के बाद वह कैसी दिखेगी। लेकिन इस समय कक्षा समाप्त होने की घंटी बज चुकी थी। घंटी बजने के साथ ही पीछे चल रहे छात्रों ने मुश्किल से 100 चक्कर पूरे किए थे। जोई कुछ देर तक वहीं खड़ी रही। जब सभी लोग दौड़ पूरी करके इकट्ठा हो गए तो वह अचानक आगे बढ़ी। अगला दृश्य मूल समय और स्थान के समान था। सभी के एकत्र हो जाने के बाद जोई ने सीधे ये लिंग, यू शाओपिया और अन्य 9 छात्रों को बुलाया। फिर उसने उन सबको सबके सामने निष्कासित कर दिया। ह्यू युहाव ने सोचा कि जोई ने ऐसा करने के पीछे कोई गहरा अर्थ जरूर रखा होगा, लेकिन उसने पूरी प्रक्रिया देखी और उसे उसका गहरा अर्थ समझ नहीं आया। इसके बजाय उन्होंने निष्कासित छात्रों को अपमानित होकर जाते हुए देखा। जोई ने कक्षा समाप्त होने की घोषणा की और उनसे छात्रावास में वापस जाकर स्नान करने और आराम करने के लिए कहा, क्योंकि बाद में उन्हें एक और सिद्धांत की कक्षा में भाग लेना था। इसलिए कक्षा के सभी छात्र सीधे छात्रावास चले गए। हालांकि ह्यू युहाव और वैंग डांग सीधे छात्रावास वापस नहीं गए। इसके बजाय वे शिक्षण भवन में प्रथम वर्ष के छात्रों की कक्षा की ओर चले गए। हालांकि वैंग डांग भी इस बात को लेकर असमंजस में थी कि ह्यू युहाव ने उसे कक्षा में वापस क्यों बुलाया, लेकिन उस समय उसे इस बारे में पूछने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। चलते हुए उसने गुस्से से कहा, ये बूढ़ी महिला जो तो हद ही कर देती है। इतने सारे लोगों को यूं ही निष्कासित कर दिया जाता है।
जाहिर है किसी ने कोई गलती नहीं की, क्योंकि उन्होंने लड़ाई नहीं की इसलिए उन्हें सज़ा मिली, लेकिन क्योंकि वे सज़ा पूरी करने में असफल रहे इसलिए उन्हें निष्कासित कर दिया गया। तो अगर आप ऐसा कहते हैं तो क्या ये बिना किसी कारण के निष्कासित किए जाने के समान नहीं है, भले ही उन्होंने कोई गलती न की हो। योआह को इस कारण निष्कासित किए गए लोगों के लिए कोई खेद नहीं था। बलवान कमजोरों का शोषण करते हैं और योग्यतम ही जीवित रहते हैं। क्योंकि तुम अयोग्य हो इसलिए दूसरों द्वारा तुम्हारा सफाया किए जाने को तुम केवल निष्क्रिय रूप से स्वीकार कर सकते हो। भले ही यह मामला अन्यायपूर्ण हो, इस दुनिया में न्याय कैसे हो सकता है? इसलिए योआह इस बारे में बहुत शांत था, क्योंकि उसने इससे कहीं अधिक कठिन परिस्थितियों का सामना किया था और उसने जीवित रहने के लिए अपनी क्षमताओं पर भरोसा किया। हालांकि वह ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि जोई ने ऐसा क्यों किया। इस समय योआह वैंग डान को फिर से कक्षा में ले आया। वह पोडियम की ओर चला और सूची उठा ली, लेकिन वैंग डान को अभी भी उसका इरादा समझ नहीं आया और उसने बिना सोचे समझे पूछ लिया, योआह, तुम क्या कर रहे हो? योआह मुस्कुराए और बोली, तुम हमेशा से यह सोचती रही हो कि जोई ने उन्हें बिना किसी कारण के क्यों निष्कासित कर दिया। अगर मेरा अनुमान सही है तो उत्तर इस सूची में है। योआह के बोलने के बाद उन्होंने उपस्थिति संख्या को ध्यान से देखा और जल्द ही उनके चेहरे पर जैसा अपेक्षित था का भाव दिखाई दिया। उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी और कारण पूरी तरह समझ गया, लेकिन बगल में खड़ा वैंग डान थोड़ा उलझन में था। उसने काफी देर तक खोजा लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। उसे पसीना आने लगा और वह अपने कान खुजलाने लगी। अंततः वैंग डान से और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने योआह से कहा, योआह, कुछ तो बोलो, मैं बहुत चिंतित हूँ। जवाब क्या है? योआह मुस्कुराए और बोली, ठीक है, तो मैं आपको रास्ता दिखाऊं। उन्होंने आगे कहा, कक्षा के सभी छात्रों के आत्मिक शक्ति स्तरों को ध्यानपूर्वक देखें, फिर निष्कासित किए गए छात्रों के आत्मिक शक्ति स्तरों को देखें और अंत में उनकी तुलना करें। वैंग डान ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। उसने ध्यान से जांच की और जल्द ही उसकी आंखें चमक उठीं। ये स्पष्ट था कि उसने एक पैटर्न खोज लिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि निष्कासित किए गए 9 लोग हमारी कक्षा में सबसे कम आत्मिक शक्ति वाले 9 लोग होंगे। क्या ये कुछ ज्यादा ही संयोग नहीं है? योआह मुस्कुराए और बोली, संयोग? इतने सारे संयोग कैसे हो सकते हैं? मेरी राय में यह कोई संयोग नहीं है, ये जानबूझकर किया गया है। ये सुनकर वैंग डान हैरान रह गई। जानबूझकर? यह? योआह ने देखा कि वैंग डान अभी भी समझ नहीं पा रही है और उसने उसे फिर से मार्गदर्शन दिया। वैंग डान, क्या तुम्हें अभी भी याद है कि जोई का सबसे बड़ा गुण क्या है? वैंग डान थोड़ा हैरान रह गया। उसने काफी देर तक सोच विचार करने के बाद सावधानीपूर्वक उत्तर दिया, कक्षा में सबसे अधिक नामांकन दर। योआह मुस्कुराए और बोली, बिल्कुल सही, तो हम उसकी नामांकन दर कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? केवल 2 ही तरीके हैं। एक है अच्छी तरह से पढ़ाना और अपने सभी छात्रों को सफल बनाना, लेकिन यह विधि कठिन है। एक ओर तो इसके लिए उच्च योग्यता वाले शिक्षकों की आवश्यकता होती है और दूसरी ओर इसके लिए छात्रों के सहयोग की भी आवश्यकता होती है, इसलिए इसे हासिल करना बेहद मुश्किल है। लेकिन दूसरा तरीका कहीं ज़्यादा सरल है। आधार संख्या कम कर दीजिए। औसत प्रतिभा और पढ़ाई के प्रति अनिच्छा रखने वाले सभी छात्रों को निकाल दीजिए और केवल असाधारण प्रतिभा वाले छात्रों को ही रखिए। फिर अंत में क्या नामांकन की संभावना नहीं बढ़ जाएगी?